औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी तरफ से मेट्रो वन न्यूज की इंतजामिया की तरफ से मेट्रो वन न्यूज के सीईओ आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से तमाम अहले वतन को और जहां जहां पर पाकिस्तानी बसते हैं, पाकिस्तानी रहते हैं और किसी न किसी मजबूरी की वजह से अपने मुल्क को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में जरिए माश तलाश कर रहे हैं, उन सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आज जो है वो जश्न आज़ादी के हवाले से मेट्रो वन न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी और सारी है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं अपने नाजरीन से डिस्कस करना चाहूँगा। हर साल की तरह इस साल भी कल रात को कुछ चीजें ऐसी देखने में आई जिसके हवाले से बारहा मैं भी और दूसरे सहाफी भी इस चीज की निशानदही करते रहते हैं कि जश्न आज़ादी का मकसद पामाल कर दिया जाता है। जश्न आज़ादी का मकसद है कि हमारा मुल्क आज आज़ाद हुआ था, हमारा मुल्क आज इस कुर्रा अर्ज़ पर उभरा था। तो आज इस तमाम तर सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम क्यों ना एक अहद करें, क्यों ना हम अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में किरदार अदा करने का अहद करें। किसी को जरूरी नहीं है कि अगर किसी ने जो है वो सियासतदान की कोटी पहन ली है तो जनाबे वाला तो वो मुल्क की खिदमत कर सकता है, या किसी ने अगर फौजी की वर्दी पहन ली है तो ही वो पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है, या किसी ने सहाफी का कलम थाम लिया है तो वो ही पाकिस्तान की खिदमत कर सकता है। अगर हम अपने तौर पर पाकिस्तान की खिदमत एक आम इंसान के तौर पर भी शुरू कर दें तो शायद हमारा मुल्क एक अजीम मुमलिकत, जो कि पहले ही एक बहुत ज्यादा अजीम है, उसके वकार में, उसकी इज्जत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। और बारहा इस तरह की चीजें सामने आई कि अब जब से ये इवेंट्स चलते हुए आए हैं तो बारहा कोरोना वायरस के हवाले से और तमाम तर सूरत हाल इसमें पाकिस्तान के अंदर देखने में आई और ट्रांसमिशंस के अंदर भी बारहा इसका जिक्र होता रहा कि जनाबे वाला कोरोना वायरस और इससे होने वाली हलाकतें जो पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली थी, पाकिस्तान ने उसको शिकस्त दी और अब हमारे सामने है कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम सूबों में लॉकडाउन भी खत्म हो गया। आज मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं वो सही मानों में दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले लोग हैं। इन लोगों का ताल्लुक हमारे उन सितारों से है, उन हीरोज से है जिन्होंने दुश्मन को नाको चने चबवाए हैं बॉर्डर्स के ऊपर, अंदरूनी और बैरूनी सतह पर। बिल्कुल आप लोग मेरी बातों से अंदाजा लगा बैठे होंगे कि आज मेरे साथ हमारी पाक फौज के वो जवान मौजूद हैं जो कि अब सही मानों में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनका जज्बा जो है वो आज भी उतना ही तरोताजा है जब इन्होंने सही मानों में वर्दी पहनी थी। और आज इस तरोताजा जो इनका जज्बा है उसको आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ रखते हैं कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद जाकिर साहब। बहुत शुक्रिया जाकिर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ तशरीफ रखते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड ताहिर साहब जो कि सितारे इम्तियाज मिलिट्री हैं। बहुत शुक्रिया कर्नल साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि हमारे भाई अक्सर हमारे साथ दिखाई देते हैं और अक्सर इनके पास आना जाना लगा रहता है। मेरे साथ मेजर नदीम साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मेजर साहब, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। कमांडर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करूंगा। सर बताइएगा सर, अभी भी वो जज्बा, वो हुब्बुल वतनी क्या पाकिस्तान में मौजूद है जो कि पहले दिन से मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वो जज्बा तो अपनी जगह मौजूद है। ये अलग बात के जो 73 साल हमने गुजारे हैं आज़ादी के, उसमें वो सब कुछ हम नहीं अचीव कर सके जो कि हमें अचीव कर लेना चाहिए था। 73 ईयर्स एक बहुत लंबा टाइम है और हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी अक़वाम ऐसी हैं जिन्होंने इससे बहुत कम अरसे में अपने आप को मनवाया दुनिया में। अब यहाँ पे क्या जो अवामिल थे, अगर उनका मैं थोड़ा सा तज़किरा करूं तो सबसे पहले तो एक लीडरशिप, वो फुकदान रहा है कायद आज़म के बाद। मैं समझता हूं कि हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिल सका जो हमें सही सिमत में आगे लेकर जाता। देखिए, कौम में टैलेंट बहुत है। हमारे बच्चे देख लें, हमारे जवान देख लें, जो इनके अंदर टैलेंट है वो मैं नहीं समझता कि दुनिया के किसी भी नौजवान या किसी भी बच्चे से कम है। अब इनको ग्रूम करना, इनकी तरबियत करना, तालीम के साथ साथ वो रियासत की ज़िम्मेदारी थी जो कि मैं समझता हूँ कि इन 73 सालों में हमने नहीं निभाई। ठीक है, अब जज्बा जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकता जब तक कि
लीडरशिप साथ ना हो। सही। ठीक है, तो ये लीडर होता है जो कौम को आगे लेके जाता है, उसका विजन होता है जो कौम को कौम बनाता है। तो आज मेरी यही दुआ है, आज 73 साल मुकम्मल होने के बाद हमें अल्लाह करे कि कोई विजनरी लीडर मिले, कायद आज़म जैसा शख्स हमें मिले जो अमन के साथ, पीस के साथ हमें तरक्की की नई राहों पर गामजन करे, जो जंग का नाम न ले, जो हथियार न उठाए। देखिए, मैंने भी 28 साल सरहदों की हिफाजत की है, बीच में बहुत बुरे हालात भी आए हैं, हमें बॉर्डर्स पे जाना पड़ा है और घरों से दूर हम महीनों बाहर समुंदर में रहे हैं। ठीक है, दुश्मन की तरफ से हमें जो है बहुत सारे मसाइल, कई दफ़ा ऐसी टेंशन आई हैं, लेकिन हमेशा मेरे दिल से यही दुआ निकली है कि काश कोई लीडर ऐसा आए जो जंग की बात न करे, जो अमन की बात करे, जो दोस्ती की बात करे, जो प्यार की बात करे। देखें, यूरोपियन कंट्रीज को देख लें, कितने सैकड़ों साल वो आपस में लड़ते रहे, लेकिन एक दिन उन्होंने एहसास कर लिया कि ये जंग जो है ये हल नहीं है, ये सारी कौमों को तबाह करती है जंग। आज देखें, इंडिया मतलब हमसे कमज़ोर नहीं है, ना हम इतने ताकतवर हैं। कोई भी जंग होती है, नुकसान अवाम का होगा, दोनों तरफ नुकसान होगा। तो हम जंग की क्यों बात करते हैं? हम अमन की बात क्यों नहीं कर सकते? हम प्यार की बात क्यों नहीं कर सकते? हम बैठ के बात क्यों नहीं कर सकते? बैठ के बात, तो बस यही इसी की जरूरत है। जिस दिन ये चीज शुरू हो गई, इंशाअल्लाह ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। चले ठीक है, अमन की बात क्यों नहीं करते, जंग की बात हर कोई करने के लिए तैयार बैठा है। मेरे साथ कर्नल ताहिर भी मौजूद हैं। कर्नल साहब, पहले तो सर बताइएगा कि आप माशाल्लाह सितारा इम्तियाज मिलिट्री हैं, कितना फख्र महसूस होता है कि ये एजाज आपको मिलिट्री की तरफ से मिला है, पाक फौज की तरफ से मिला है? बेसिकली मेरे पास तमगा इम्तियाज मिलिट्री। अच्छा, तमगा इम्तियाज मिलिट्री। जी जी जी। फख्र तो होता है कि आपको जब बहुत सारे और लोगों में एक इम्तियाज मिलता है। बेसिकली तो इम्तियाज तो वर्ड ही इटसेल्फ एक्सप्लेन करता है कि ये इस बंदे में कुछ है। सही। तो मैं तो नहीं समझता कि मेरे अंदर कुछ है, बट अगर आर्मी ने समझा है कि कुछ ही डिजर्विंग, तो उस हिसाब से अगर मुझे कुछ दिया है तो एक बहुत बड़े फख्र की बात है। स्पेशली पाक फौज से अगर आपको मिले, मैं भी किसी और डिपार्टमेंट या किसी और वजह से मिला होता तो नहीं होता। सही। तो पाक फौज से मिले तो बहुत बड़े फख्र की बात है। लेकिन कर्नल साहब, अभी आर्मी चीफ साहब का एक बयान आया था कि आजादी की जो सही कीमत है वो एक फौजी से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जरा अपना जज्बा बताइएगा सर कि सही मानों में इतनी जिद्दोजहद और इतनी कुर्बानियों के बाद ये वतन हासिल किया और इसकी जिम्मेदारी आप पर आई है, इसकी हिफाजत की, इसकी सरहदों की निगरानी की। देखिए, आज़ादी की जो कीमत का जिक्र किया है जन साहब ने, तो और फौजी का स्पेशली कि फौजी को क्यों पता है, फौजी इतने टफ हालात में उसने सारी सर्विस की होती है, और इंडिया क्या क्या हमारे खिलाफ कर रहा है जी, उनको पता होता है। बाकी जो आपकी स्टडीज होती हैं आर्मी में, जो ऑफिसर लेवल पे स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे आप कमीशन लेते हैं उसके बाद फिर कोर्सेज पे कोर्सेज और स्टडीज पे स्टडीज, उसमें आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसमें आप बाकी कंट्रीज का हाल देखते हैं कि जो जिनके साथ जो आज़ाद नहीं है, बाकी देखने आपके अपने रीजन में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, और अभी इस वक्त जो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये सारी चीजें फौजी बड़ा एब्रेस्ट रहता है इन चीजों से, सही करंट रहता है इन चीजों से। अब सिविल के अंदर भी जज्बा तो उतना ही है, मैं तो ये किसी को नहीं कह सकता जी कि फौजी बहुत पेट्रियोटिक होते हैं और सिविलियन नहीं होते, ये कभी भी ऐसा नहीं है, ना ही मैं इस चीज को मानता हूँ। वो भी जितने फौजी पेट्रियोटिक हैं उतने ही वो पेट्रियोटिक हैं, लेकिन वो चूंकि उनका रिलेशन थोड़ा सा ना दूर का रहता है इन चीजों से, अपने डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पाकिस्तान के जो थ्रेट्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। फौजी चूंकि इन चीजों में करंट होता है कि पाकिस्तान को थ्रेट्स इस वक्त क्या क्या हैं और हम क्या करें तो इसे ओवरकम कर सकते हैं। जो जो अपने लेवल पे, जिस लेवल पे है, जो बड़े लेवल पे हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं करते हैं, जो निचले लेवल पे अपने हिसाब से सोचते हैं करते हैं। तो इस वजह से फौजी को जो आज़ादी की कीमत का एहसास है वो उनसे ज़्यादा होता है कि अगर खुदा ना खस्ता आज़ादी आपकी चली जाती है तो आपके साथ होना क्या है। मे बी एक सिविलियन को वो कंटेम्पलेट नहीं कर पाते, मेजॉरिटी ऑफ द सिविलियन, सही, कि जिन्होंने वो स्पेशली हमारे यंग लॉट, यंग लॉट में बहुत एंथुसियाज्म भी है, बट वो एक ऐसे माहौल में उन्होंने आंख खोली, बड़ा कंफर्टेबल सा माहौल था, और इंडियन मीडिया का बड़ा इन्फ्लुएंस था, सही, और वो इंडिया को मे बी एज ए मेजर थ्रेट नहीं लेते हों, या अपनी पोजीशन उनको ना पता हो, पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन क्या है और पाकिस्तान को कितनी बड़ी थ्रेट्स हैं, नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली,
ओवरऑल अगर सिचुएशन देख ली जाए तो काफी खराब है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें हमारे इस प्यारे वतन की जानिब मरकूज हैं। और सही मानों में अगर इन तमाम तर कुव्वतों का मुकाबला करने के लिए कोई मौजूद है तो हमारी फौज मौजूद है, हमारी एजेंसीज मौजूद हैं, जिनकी सही मानों में अनथक मेहनत और उन्होंने अपनी रातों की नींदें काली कर रखी हैं कि हम लोग सुकून से सो सकें। मेजर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेजर नदीम साहब के हवाले से एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि ये गाजी हैं कारगिल वॉर के, और कारगिल के अंदर जनरल मुशर्रफ साहब का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि कारगिल वॉर में हमने इंडिया को गर्दन से पकड़ लिया। तो हम जरा मेजर साहब से पूछने, मेजर साहब पहले तो एक आध वाकया जरा सुना दें जरा कारगिल के हवाले से, क्योंकि आवाम काफी जैसे कहते हैं कि फौजियों के वाकयात सुनने में इंटरेस्ट लेते हैं। देखिए, एक तो 14 अगस्त के हवाले से ही मैं आपको एक वाकया नरेट कर दूं कि हम बॉर्डर के ऊपर थे जी, और ज़ाहिर है कि सामने दुश्मन की फोर्सेस लगी हुई थी और हमने जो है ज़ाहिर है वो सारा डिफेंस पहाड़ों पे लगा हुआ है, तो हमने नीचे से बलून्स मंगवाए और अमोनिया वाले गैस के हमने बलून्स मंगवाए और उनके ऊपर इसी तरह से हमने अपने फ्लैग लगाए और जश्न आज़ादी पाकिस्तान उस पर इस तरह से हमने नीचे उसके लगाया और ये वहाँ से हमने ये रेज़ किए। और जो हमारा तरीक़ेकार है सेलिब्रेशन का वो तो हम करते ही हैं साथ साथ, सही, और उसके बाद तोपों की सलामी भी दी। जाहिर है कि जो वहाँ की तोपें हैं वो फिर किस तरफ थी वो भी हमने की और साथ साथ ये हमने ये बलून सिस्टम भी किया। सही, तो इस तरह से हमने ये बॉर्डर पर भी यौम पाकिस्तान को हमने ये इंडिपेंडेंस डे जो है हमने इस तरह से ये सेलिब्रेट किया। और बाज़ जगह जैसे हम बहुत बॉर्डर पे बहुत क्लोज हैं, जैसे जो नीचे प्लेन्स ऑफ पंजाब या कश्मीर में भी हैं, तो वहाँ बाकायदा जो है वो दुश्मनों को मिठाई भी हम पहुँचाते हैं। अच्छा जी, ये हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम आज़ाद हैं। तो जो आप बात कर रहे थे आज़ादी की कीमत का एहसास जितना आज हो रहा है जी जी इंडिया के मुसलमानों को देखने के बाद, क्योंकि ये कंट्री बेसिकली 2 नेशन थ्योरी पे वजूद में आया और एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम, जी जी, इसलिए मैं इस्लाम का नाम ज़ाहिर ज़्यादा लूँगा कि उसके नज़रिए के मुताबिक आज आपको उसकी कीमत का एहसास हो जाना चाहिए। एक एक चप्पे चप्पे पे एक एक जो भी मुसलमान इस वक्त चाहे हिंदुस्तान में रह रहा है या पाकिस्तान में, इस वक्त जितना आज़ादी का एहसास हो चुका है कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और यहाँ हम आज़ादी का सांस ले सकते हैं, वो अब इस वक्त इससे पहले शायद मैं समझता हूँ कि वो कभी नहीं था। जो मोदी के हुकूमत में और उनके इंडिया में इस वक्त हाल हो रहा है मुसलमानों का, जी जी, तो वो बड़ा क्लियर इंडिकेटर है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम बॉर्डर पे भी होते हैं तो वहाँ पर भी हमारी दुश्मन के ऊपर बहुत धाक बैठी हुई है। सही। और सर जैसे बात कर रहे थे कि 73 साल में हमने क्या तरक्की की, तो दिफाई एतबार से तो हमने बहुत तरक्की की है। बिल्कुल, आज दुनिया के शायद 10 मुल्क होंगे या दर्जन होंगे जो एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान शामिल है माशाल्लाह से। पाकिस्तान बहरी जहाज़ बना रहा है, पाकिस्तान अपने टैंक बना रहा है, मेन बैटल टैंक बना रहा है, अल जर्रार अल खालिद टैंक्स बन रहे हैं हमारे यहाँ। हमने अपनी सबमरीन्स हमने बनाई हैं ऑगस्टा फ्रांस से टेक्नोलॉजी लेकर। तो अल्लाह का शुक्र है, न्यूक्लियर बम तो आपको पता ही है, और आगे इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी और आगे क्या क्या हो रहा है। सही, वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला किसी वक्त इनको सरप्राइज देगा, आप देखेंगे कि ये सरप्राइज भी इनको मिलेगा। चले, तो ऐसी माशाल्लाह से दिफाई एतबार से हमने जो तरक्की की है उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और सही मानों में जैसा कि मेजर साहब ने फरमाया कि जहाज बनाते बहुत अच्छा है, नहीं जी, पाकिस्तान जहाज गिराते भी बहुत अच्छा है। और अगर आपको यकीन ना आए तो अभिनंदन से पूछ लीजिएगा कि चाय कितनी मजेदार थी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को यहां आगे बढ़ाएं। एक बार फिर चलूंगा, कमांडर जाकिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाकिर भाई, पहले तो सर ये बताइएगा, क्योंकि नेवी का स्टाइल जो है वो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है कि समंदर का सीना चीरते हुए नेवी चली जा रही है, और पाकिस्तान की नेवी तो दुनिया में काफी मशहूर भी मानी जाती है। सर, कितना खौफ महसूस होता है किसी एक कैडेट को जब वो निकल के जो है वो सही मानों में शिप पे आता है? देखिए, समुंदर की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, और ख़ासकर जो साल के 7-8 महीने होते हैं जिसमें मानसून भी शामिल है। अब जाहिर है आप रेस्ट तो कर नहीं सकते, सही, क्योंकि ड्यूटी तो करनी है, समुंदर में जाना है, पेट्रोलिंग भी करनी है, और अगर टेंशन है तो फिर तो हम लोग रहते ही समुंदर में हैं। तो अब वहाँ पे जो सबसे बड़ा
जो मसला होता है वो सी सिकनेस का होता है, ठीक है, क्योंकि समुंदर थोड़ा भी रफ होता है तो आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं इसको वो अफेक्ट करता है। तो बहुत ही ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत होती है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमने जगह जगह वो बकेट्स रखी होती हैं और सब वॉमिट कर रहे होते हैं और साथ वेपन फायर कर रहे होते हैं। तो मतलब टफ है, काफ़ी ज़्यादा टफ है और इसीलिए जो है वो समुंदर से या पानी में जिहाद करने को अफजल कहा गया अच्छा, है। लेकिन जाकिर भाई एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि कभी ऐसा कोई वाकया पेश आया है आपके साथ कि जी आप लोग बीच समंदर में हो और शिप खराब हो गया? देखें, शिप बड़े शिप में तो ऐसा होता नहीं है। अच्छा। क्योंकि वहाँ तो पूरा छोटे-मोटे सिस्टम होता है, लेकिन हमारे जो छोटे वॉरशिप्स होते हैं या जो मिसाइल बोट्स होती हैं या जो पेट्रोल बोट्स होती हैं उसमें इस तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं बाज़ औक़ात, और कई कई घंटे जो है समुंदर में जो है वो मौजों के रहमो करम पे रहे हैं। मैं खुद भी रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। और फिर जाहिर है उसका एक सिस्टम है रेस्क्यू का, तो वो एक सिस्टम जो है वो काम कर रहा होता है जब भी हम समुंदर में जाते हैं या सैकड़ों मील दूर निकल जाते हैं। तो एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है जो मॉनिटर भी कर रहा होता है, और फिर सर्च एंड रेस्क्यू भी एक अलग से विंग है जो अपनी जगह काम कर रहा होता है। तो ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा आजकल तो खैर बहुत ही एडवांस दौर हो गया है। जी। मैं तो आज से 25 साल 30 साल पहले जब मैं बिल्कुल यंग ऑफिसर था और उस वक्त इतनी सहूलियात नहीं थी और हम ज़्यादातर सितारों से और सूरज से इनसे रास्ते जो है वो तलाश किया करते थे। ये हुनर आता था आपको? जी, जीपीएस शुरू में नहीं था जीपीएस। अच्छा, आजकल तो जीपीएस आ गए हैं, क्योंकि ये तो हुनर हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। सही, कि आपको अपनी पोजीशन या अपना रास्ता कैसे तलाश करना है समुंदर में, और ख़ासकर जब आप सैकड़ों मील या हज़ारों मील समुंदर में अंदर हों तो फिर हर तरफ पानी है जी। फिर आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आपको एस्ट्रो नेविगेशन, उस ज़माने में आज से 25-30 साल पहले अगर हम चले जाएं तो एस्ट्रो नेविगेशन, एक प्रॉपर नेविगेटर होता था हर शिप पे जो एक्सपर्ट होता था नेविगेशन का, और वो रास्ता बताता था शिप को। लेकिन अब चूंकि इंस्ट्रूमेंट बहुत आ गए, जीपीएस आ गए, सैटेलाइट आ गए, तो आजकल ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। सही। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। कर्नल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कर्नल ताहिर साहब, कोई एक ऐसा वाकया सीनियर्स के हवाले से या फिर जूनियर्स के हवाले से जो अभी तक याद आता है और उसको सोच के आप हंसते हैं? ऐसा कोई खास तो कुछ भी नहीं, बहुत सारे होते हैं यार अपनी लाइफ में। जाहिर है जहाँ ट्रेनिंग से आप स्टार्ट कर लें, सही, वाकयात से भरी पड़ी होती है। अच्छा, तो उसमें मैं अभी ट्रेनिंग के दौरान के बता देता हूँ। छोटा सा एक है, मतलब कि जब आप जाते हैं डिफरेंट पीएमएम में, सारे ऑफिसर्स जानते हैं पीएमएम में किस तरह एक्सरसाइज होती हैं, किसमें चलना पड़ता है, किसमें खाना भी खुद बनाना पड़ता है, किसमें कहीं बाहर सोना, सर्वाइवल की जो भी टैक्टिक्स होती है, हर एक्सरसाइज का अपना एम होता है। तो नॉर्मली एक वो जो एबटाबाद के एरिया भी लोग जानते होंगे कि पथरीला इलाका है, स्लोपिंग है, पहाड़ियाँ सारी, कुछ सोने की जगह नहीं मिलती। तो उसमें जो अभी सिविलियन को अगर किसी को बताया जाए तो मे बी वो ना अंडरस्टैंड करें इन चीज़ों को। वो इस तरह की बात है कि मतलब उसमें यह था कि वो हम ढूंढते थे कब्रिस्तान रात को सोने के लिए, क्योंकि टेंट नहीं लगाने होते थे ना। वो ऐसी थी कि बस आपने रात को लेटना है, लेट के सुबह फिर चल पड़ना है। सही। तो उसमें हम ढूंढते थे कब्रिस्तान, और कब्र भी ऐसी ढूंढते थे कि जिसकी साइडों पे पक्की हो और थोड़ा सा साफ सुफ करके हम वहां बिछा के वहां लेट जाए। तो अच्छा, कब्र की साइड पे लेट जाए ताकि नीचे पत्थरों से डिस्टर्ब नहीं होते, थोड़ी बहुत बारिश भी हो जाए, पानी से गीले नहीं होते, तो काफी प्रोटेक्शन रहती है, क्योंकि नीचे पक्की जगह है। वो वाहिद जगह ऐसी होती थी कब्र जिसमें अब 2-2 4-4 के होते हैं, जब पूरी एज ए प्लटून जा रहे होते हैं, एज ए यूनिट जा रहे होते हैं, तो उनकी तो अपनी लोकेशन एयर मार्क्ड होती है, सेट होती है, वो दूसरा कर होते हैं। जब इंडिविजुअल आपको छोड़ते हैं इस तरह, तो उस वक्त 2 या 4 का ग्रुप होता है, उसमें हम ढूंढते थे। उसमें एक दफा इसी तरह हम सोए हुए थे, तो रात को मुझे लगा कि मेरा ना कई दफा हो जाता है, आप सीधा लेटे हैं तो वो थोड़ी देर सांस नहीं आता, लेकिन आपके अगर माइंड के पीछे हो कि जी मैं ऐसी जगह पे हूँ कि जहाँ पे कुछ है जी, तो मुझे भी यही फील हुआ कि जी ना मैं हिल पा रहा हूँ, ना मैं बोल पा रहा हूँ, ना कुछ हो रहा हूँ, मेरी आंखें खुली हुई। तो काफी स्ट्रगल के बाद खैर थोड़ा सा मैं अपनी सेंसेस में आया। तो हमारी प्लटून में हाफिज सुहेल, अभी ब्रिगेडियर, बड़े माशाल्लाह आर्मी के रिनाउंड ब्रिगेडियर रिटायर हुए, तो हाफिज सुहेल होते थे हाफिज कुरान। अच्छा, फिर मैं उनसे कहा, ये बताया बेचारे सो के उठे। अच्छा, वहाँ दम दरूद चलता था। दम दरूद उन्होंने मेरे ऊपर किया फिर उसका। सही। तो हर एक के साथ ये इस तरह के छोटे मोटे चलते रहते हैं।
तो बाकी तो लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर। आर्मी जैसी तो खूबसूरत लाइफ किसी की है ही नहीं, फुल टाइम एडवेंचर है आपकी पूरी लाइफ के अंदर। लेकिन कर्नल साहब किस हद तक मुश्किल है घर वालों से दूर रहना, बच्चों से दूर रहना, इन सब चीजों को छोड़ के जो है वो माँ बाप को छोड़कर बॉर्डर पर सिर्फ धरती माँ की खिदमत करना, ये किस हद तक मुश्किल है? इनिशियली बहुत फील होता है, बहुत फील होता है क्योंकि आप इतनी यंग एज में जब ज्वाइन करते हैं बहुत अटैचमेंट होती है आपके अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बहनों के साथ, एक इतना कंफर्टेबल लाइफस्टाइल आपने देखा होता है। सही। तो ये सारी चीजें आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं जब ट्रेनिंग के दौरान मिस करते हैं। उसके बाद जब पास आउट होते हैं फिर भी मिस करते हैं। फिर जब आपके अपने बच्चे हो जाते हैं और आपको एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, इस तरह 2001 में हुआ था कि 1-1.5 साल हम उधर डेजर्ट वगैरह में रहे थे। अच्छा। तो इंडिया के साथ कुछ चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, तो हमारी जगह ऐसी थी कि वहां से जाके पूरे के पूरे डिवीजन मूव किया या जो भी किया, उसकी वजह से बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वहाँ रहना पड़ा कि हमारी नहीं मुलाकात हो सकी अपनी फैमिली से, बच्चों से, मिसेज से, ये वो। तो वो फिर फोन पे थोड़ा बहुत ये भी फैसिलिटेट हो गया कि बंदा रहता है रास्ते में, बट मिस तो करते हैं। देयर इज नो, वो तो बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा मेजर साहब, कोई यादगार पनिशमेंट जो मिली हो ट्रेनिंग के दौरान? बहुत सारी पनिशमेंट्स मिलती हैं और यादगार पनिशमेंट ये थी कि सारी रात बारिश के अंदर लिटाए रखा है। अच्छा। और जाहिर है कि ये सब चीज़ें हम इसलिए हमारे सीनियर्स करते हैं, जब हम सीनियर बने तो हमने भी की कि ताकि हम, अच्छा आपने भी जूनियर्स की टांगें खींची हैं मतलब? हाँ। तो वो टफनेस के लिए और ये थोड़ा सा रिगर होता है कि आपको मजबूत बनाना है और आपके एंड्योरेंस को जो है वो इंक्रीज करना है। तो जाहिर है वो पता होता है कि कहाँ तक एंड्योर कर सकता है, तो वो एंड्योरेंस हल्के हल्के बढ़ती है। तो उसमें यही था कि पूरी रात बारिश हुई थी, सख्त सर्दी का मौसम था और उसमें हम ठिठुरते रहे और बस सुबह फजर की अजान हुई तो पता चला कि अभी फजर हो गई। लेकिन जाहिर है कि उस चीज़ ने इतना फिट कर दिया कि आज भी अल्लाह का शुक्र है कि हम जब इस एज में भी ट्रैक पे दौड़ते हैं, मैं कम से कम दौड़ता हूँ तो 10 किलोमीटर से नीचे मैं नहीं दौड़ता, 10 किलोमीटर पूरे करता हूँ फिर मैं ट्रैक छोड़ता हूँ। हम तो सीढ़ियां चढ़ के आ जाए सांस फूल जाएगी अभी यहाँ पे, ये सूरत हाल है। अच्छा मेरे साहब एक चीज और कि सही मानों में कोई ऐसा सीनियर जिसको आप अब बोलते हो कि यार देखो तुमने उस वक्त मुझे ये पनिशमेंट दी थी, मुझे अभी भी याद है, कोई ऐसा है सीनियर जिससे मुलाकात ऐसी रहती? बहुत सारे सीनियर्स हैं, उनसे मुलाकात होती है, बल्कि अब उनको हम प्रेस करते हैं और जाहिर उनके सीनियर्स की तो एक रिस्पेक्ट होती है। आर्मी के अंदर आपसे एक दिन भी कोई सीनियर है, 1 घंटा भी सीनियर है, तो उसकी एक रिस्पेक्ट है आर्मी के अंदर कि यू हैव टू सैल्यूट हिम फर्स्ट। तो ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने हमें हमारी एंड्योरेंस को इंक्रीज़ किया, और इस तरह की पनिशमेंट्स का पर्पस बेसिकली ये नहीं होता कि टू ब्रेक इट, द पर्पस वाज टू मेक। सही। तो वो उसी नज़रिए से होती है और उसी स्टाइल से होती है। तो जाहिर है कि उन्होंने जो हमें बनाया, आज जो हमें आइडिया है कि उन्होंने जो हमारी एंड्योरेंस इंक्रीज़ की, जो हमारी बेटरमेंट के लिए, क्योंकि आगे जब बैटल फील्ड में भी गए, कारगिल में भी गया, पहाड़ों पे चढ़े, बहुत सी जगहों पे ये चीज़ काम, तो फिर अंदाज़ा हुआ कि यार वाकई कि ये चीज़ें कितनी हमारे लिए अहम थी और हमने इनको जितना अच्छे तरीके से किया उतना ही वो अच्छे हमें आगे जो है वो हमारे लिए वो उसका बेनिफिट हुआ। सही। अच्छा कमांडर साहब, कभी ऐसा हुआ हो कि एक किसी ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे लोग हों जो फौरन जंग चाहते हो और कुछ ऐसे लोग हों जो कहते हो यार जंग ना हो, आमने से बैठ के बात कर लो? देखिए जंग चाहने वाले ज्यादा अच्छा। हमें ज्यादा मिले जज्बाती लोग। सही है। और अभी कौम को भी देख लेना, हमारी कौम जज्बाती बहुत है। जी जी बिल्कुल। हालांकि अगर हम दुश्मन की बात करें ना, तो मैं समझता हूँ हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं, इंडिया को तो मैं किसी खाते में नहीं लाता। अच्छा। देखें बेरोजगारी दुश्मन है, जहालत हमारा दुश्मन है, तरबियत नहीं है वो हमारे दुश्मन है, ठीक है, काहली ये हमारा दुश्मन है, बददियानती ये हमारे दुश्मन है, ठीक है। जब तक इनके खिलाफ हम जंग नहीं लड़ेंगे, देखें तामीर व तरक्की जी, अगर हम मुल्क की तामीर व तरक्की की बात करें तो वो सिर्फ जज्बा और जंगों से नहीं होती, ठीक है, तामीर और तरक्की के लिए जी है वो किरदार साजी से होती है। तो हमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा किरदार साजी की है। हमें वो जज्बात नहीं चाहिए जो मतलब जंग चाहते हों, हमें वो जज्बात चाहिए जो अमन चाहते हों, जो प्यार चाहते हों, जो इस्तेहकाम चाहते हों इस मुल्क में, ठीक है। और जब भी मैं नहीं समझता कि हम कहीं भी प्यार से बात करेंगे तो कोई दूसरा जंग की बात करेगा, मैं नहीं समझता, ये मेरा बिलीव नहीं है, क्योंकि मेरे नबी ने हमें ये सिखाया है
प्यार सिखाया है। सुलह हुदैबिया की मिसाल हमारे सामने है कि कौन क्या क्या मिसालें हैं उनकी ज़िंदगी में, जहां वो खातून कचरा फेंक रही है और वो ताज़ियत को जा रहे हैं। हमारी तरबियत तो ये है, हम क्यों जंग की बात करें, हम क्यों ना प्यार की बात करें। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा, वैसे कमांडर साहब, यही सवाल जो अभी मैंने कर्नल साहब से किया वो मैं आपसे भी करता हूँ कि कितना मुश्किल है घर वालों को छोड़ के जाना। देखिए, मुश्किल तो बहुत है और घर वाले शिकवा करते हैं इस बात का? नहीं, देखिए, शिकवा तो मुझसे तो कभी नहीं किया मेरी वाइफ ने, क्योंकि जब जाहिर है आप शादी करते हैं तो ये पता होता है दूसरी साइड को भी कि ये फौज में है। जी जी। और फौज में जाहिर है जिस तरह मैं ऑपरेशंस में था और ज़्यादातर घर से बाहर मैंने कोई 15-20 साल समुंदर में गुजारे, और वो आपको पता नहीं होता कि सुबह आप जाएंगे वापस कब आएंगे, क्योंकि पता चलता है 8 बजे आप पहुंचे और ऑर्डर आ गया सेल जी, और समुंदर में सरहदों पे चले गए और फिर 15-20 दिन के बाद वापस आ रहे हैं। तो ये मतलब मिसेज को भी पता था, बच्चों को भी पता था कि कुछ नहीं पता कब वापसी हो। तो मतलब टफ तो है, जाहिर है घर के सारे मामलात जो है सरबराह ने देखने होते हैं। तो उस साइड पे फिर जाहिर है वाइफ एजुकेटेड थी तो ज़्यादा मुझे मसला नहीं हुआ, क्योंकि जो काम मेरे करने के होते थे वो मेरी मैसेज कर लेती थी तो इसलिए ना बच्चों को कभी मसला हुआ ना मुझे कभी मसला हुआ, क्योंकि बाजू का तो एक महीना हम बाहर रहते थे। लेकिन कमांडर साहब, कभी सबसे खतरनाक सूरत हाल का सामना जो आपने समंदर में किया? देखिए, खतरनाक सूरत हाल एक दफ़ा हुई जब हम समुद्र में एक वॉर पेट्रोल पे थे और साइक्लोन आ गया, और ऐसा साइक्लोन मैंने पहले नहीं देखा। तो डिस्ट्रॉयर साइज का शिप था और मैं ड्यूटी पे था उसके एक विंग में, और ब्रिज ऊंची, सबसे ऊंची जगह होती है। जी जी। और इतना बड़ा रोल आया कि मैं हाथों से मैंने समुंदर को छू लिया, इतना बड़ा रोल था। और उसमें हमें लग रहा था कि शायद अब शिप वापस नहीं आएगा, हर रोल पे ये लग रहा था शिप वापस नहीं आएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि वॉरशिप डिज़ाइंड होते हैं हायर सी स्टेट के, तो अल्लाह ने हमें बचाया। लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी लोग हमारे ज़ख्मी हुए। और मुझे याद है हमारे वार्डरूम में जहां हम बैठ के खाना खाते थे, एक कुर्सी गिरी और दूसरे रोल पे वापस खड़ी हो गई। अच्छा। तो इस कदर वो बहुत स्वेयर वो सी स्टेट थी जो मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा देखी थी। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमने सरवाइव किया और वो मिशन हमने अकम्प्लिश किया, जिसके लिए हम गए थे वो मिशन अकम्प्लिश किया। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। इन तमाम जवान जो हमारे जो है वो बॉर्डर पर मौजूद हैं, या वो फौजी अफसरान जो कि अपने घर वालों को छोड़कर इसलिए बॉर्डर पर जाग रहे हैं कि हम सो सकें, उनको अपनी खुशियों में शामिल करना हम सबका फर्ज बनता है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपकी आन हमारी शान, हमारी जान, पाकिस्तान पाकिस्तान। कर्नल साहब, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। कर्नल साहब, कोई ऐसी सूरत हाल बताएं, जैसे कि मैंने भी कमांडर साहब से पूछी, कोई ऐसी सूरत हाल बताएं जिसमें आपके जहन में आ गया, आज तो गया। ऐसी कोई खास तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कमांडर साहब ने बताया वो तो एक नेचुरल कैमिलिटी थी और वो ऐसी पोजीशन। वैसे तो कहा जाता है कि फौजी की जवान जो है वो सर पे कफन बांध के, लेकिन फिर भी कभी कभार जहन में आ जाता होगा कि जी अब ये सूरत हाल है, अब तो गया। नहीं, ऐसा कुछ खास हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं ट्रेनिंग के दौरान होता है, क्योंकि एक्टिव देखें बॉर्डर हमारी सर्विस में तो वॉर लाइक सिचुएशन नहीं हुई। वॉर लाइक होती है लेकिन वॉर नहीं हुई। सही। तो जो वॉर होती है उसी में ये चीजें आती हैं। जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में तो दिस इज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। आप जंप भी करते हैं, एयरक्राफ्ट से जंप भी करते हैं, ये करते हैं। जिस तरह मैंने पैराग्लाइडिंग का जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि जो करते हैं आप जंप करते हैं एयरक्राफ्ट से, सही, पैरा करते हुए, तो उसमें रिस्की हो जाता है थोड़ी सी सिचुएशन। लेकिन इतने सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, उसमें हुआ ये कि एक दफा ड्रॉप हुए। मतलब हमने एक और मिशन था हमारा जिसमें हमने पैकेजेस ड्रॉप करने थे, ना कि खुद जंप करना। जी। पैकेजेस ड्रॉप करते हैं तो जो C-130 से ड्रॉप करते हैं, पिछला डोर खुलता है, मे भी आपने देखा जी मैंने देखा, बहुत बड़ा डोर होता है जी। और आगे से जो कैप्टन होता है उसको थोड़ा सा टिल्ट देते हैं
सही। तो ऑटोमेटिकली पैकेजेस नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, उनके ऑलरेडी पैक्ड होते हैं, पैराशूट्स बंदी होती हैं, काउंटेंट फार होते हैं, फिर पैराशूट खुलती जाती है, उनकी सेफ्टी लाइन्स लगी होती हैं, जैसे ब्रेक होती है तो पैराशूट खुल जाती है, जैसे पैकेज नीचे जाता है। तो उसमें हुआ कि वो जो पैकेज जो गिरा के अभी पिछला डोर बंद हुआ, उतनी देर में उन्होंने पायलट ने कहा जी कि आप अपने बंदे काउंट करें। तो कहा क्या हो गया, कहते जी नीचे उन्होंने कहा है कि आपने 20 पैकेजेस फेंकने थे, 21 आए हैं, क्योंकि वो काउंट कर रहे थे पैराशूट्स देख के। अच्छा। तो हमारा एक जेसी होता साहब, सूबेदार साहब थे, उन्होंने उनकी सेफ्टी लाइन मेरे ख्याल सही नहीं लगाई थी या क्या रीजन थी, वो भी उसी के साथ गिर गया, मैं पता भी नहीं चला। अल्लाह। तो वो जब उन्होंने पैराशूट्स काउंट की या देखे कितने पैकेज आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, तो वहीं से उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि 21। तो हमने कहा हमने तो 20 फेंके, 21 कहाँ से आ गया। अच्छा। तो वो देखा, वो सूबेदार साहब भी गए साथ। अल्लाह। तो वो जो है वो, लेकिन ये जाहिर है उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होती है, पैराशूट होती है, सारा कुछ होता है, सेफली लैंडेड एंड कोई इशू नहीं हुआ। अच्छा। बट इस तरह की सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं और बहुत सारे तो इस बात को तो काफी हंसी आई होगी आपको कि हमने तो पैकेट फेंके थे या तो पूरा बंदा चला गया, जिसमें लाइफ एंड डेथ का मामला होता है, स्पेशली ये डेजर्ट के अंदर हो गया, लेकिन वो चूंकि एनिमी रिलेटेड नहीं ना होता, तो उसके बारे में बंदा फिर उतना क्या बोस्ट करे, वो तो ऐसे मजाक और शुगल वाली बातें हो जाती है ना। सही। जब एनिमी रिलेटेड चीजें होती हैं तो उसमें फिर बंदे को एक पक्का ज़हन में जो है ना बैठ जाती है चीज, और उसमें फख्र भी महसूस होता है कि मैं ऐसी सिचुएशन से गुजरा हूँ। सही। अच्छा मेजर साहब, कोई सूरत हाल जिसमें लगा हो गए? बहुत फौज में तो ऐसी बहुत ज़्यादा सिचुएशन आती है, कारगिल में जैसे बहुत जगह हैं कि बस ऐसे ही लगा कि क्योंकि फायरिंग और शेलिंग इतनी ज़्यादा होती है राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, जब आप पहुँचते हैं बैटल फील्ड के अंदर तो इतनी ज़्यादा शेलिंग हो रही होती है और बिल्कुल लाइव फायरिंग हो रही होती है, तो उसमें हर दफ़ा यही होता है कि अब बस गया अब गए। लेकिन एक पीस टाइम का वाक़या है कि मैं ग्रेनेड फेंकने की, ग्रेनेड थ्रोइंग की ट्रेनिंग करा रहा था ये उसमें जवानों को, तो उसमें वो हुआ कि ज़ाहिर उसमें वो पिन रिलीज़ कर देते हैं और वो फिर उसके बाद ग्रेनेड थ्रो करते हैं, और जी। सामने दीवार होती है और दीवार के दूसरी तरफ फेंकना होता है। तो एक सिपाही था, ज़ाहिर बिल्कुल रॉ सिपाही आते हैं, तो वो पिन निकाल ली उसने, और पिन निकालने के बाद उसने जो वो फेंका है तो वो जो दीवार था उसकी कोने पे लग के ग्रेनेड तो वो बस सेकंड्स होते हैं आपके पास। तो मैं थोड़ा सा जब मैंने देखा तो फिर आई रियलाइज़ कि बस अभी तो बस गए, अल्लाह का नाम लिया, उठाया और उसे वापस फेंक दिया। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है इस तरह से। अच्छा, इस तरह का एक वाकया मैं भी आपको बताता चलूं कि मैं जब न्यूज़ पढ़ा होता तो इस तरह की चीजें मुझे भी पता लगती हैं। एक वाकया आपको याद होगा कि अदालत में जज ने कहा ये कैसे फटता है, तो पुलिस वाले ने पिन निकाल के फेंक दिया था कि ये ऐसे फटता है। तो मतलब मेरे साथ सही मानों में सबसे अच्छे सीनियर जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। देखिए सारे सीनियर्स ही अच्छे होते हैं, इंसान हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता ही है। एक बंदा तो ऐसा होता है जिससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, एटीट्यूड अगर आपका हो। ज़ाहिर हमारे जो सारे ही कमांडर्स, और एक मेरे जो ख़ास तौर पे मैं नाम लूँगा, हमारे एक जो यूनिट के अंदर मेरे सीनियर थे मेजर अरशद हाशिम शहीद, ये कारगिल में शहीद हो गए। और मैं जब कारगिल में था तो मैं लेफ़्ट फ्लैंक पे था और ये मेरे राइट फ्लैंक पे थे, और राइट फ्लैंक पे टाइगर हिल आपने बहुत सुना होगा, जो सबसे डोमिनेटिंग था उस एरिया के अंदर, तो ही वॉज देयर। और उनमें वाकई बहुत जज्बा था, और मैंने देखा कि वहाँ जो लोग ने शहादत का दर्जा पाया वो वाकई शायद इस काबिल थे कि उन्हें ये दर्जा मिलना था, और कि अल्लाह ताला ने उनको पसंद कर लिया था शायद शहादत के लिए। तो वो वन ऑफ दोज जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर था, और हम यूनिट में साथ थे। और इवन हमने जब शादी की तो हॉल बुक कराने गए तो हमने टॉस किया कि पहले किसका तो इस तरह की एफिलिएशन थी, और एक साथ ही हम दोनों कोर हेडक्वार्टर से पोस्ट होके कारगिल पहुंचे थे। मैं लाहौर कोर हेडक्वार्टर में था, वो मंगला कोर, इस तरह से हम वहाँ से पहुँचे। एनी हाउ, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मुझे सब ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स ये बार बार फौज में देखने में आती हैं कि इनको उठा के जो है अब ये फला जगह पोस्ट कर दिया गया है, यहाँ तैनात कर दिया गया। कितना मुश्किल होता है कि सही मानों में एक पूरा आपने एक किसी जो वो बटालियन के साथ आपने पूरी अपनी एक केमिस्ट्री बना ली है, फिर आपका जो ग्रुप चेंज हो जाए, आपकी कोड चेंज हो जाए, फिर वहाँ पे आप नए सिरे से चीज़ें शुरू करें, ये कितना मुश्किल है? देखिए फौज में इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा। अगर फील करें तो मुश्किल है, अगर फील ना करें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। सही। ज़ाहिर है फौज में सारी चीज़ों की SOPs बनी होती हैं, सेट प्रोसीजर्स होते हैं कि जी NLC के ट्रक्स आएंगे, या ट्रेन में जा रहा है सामान, या यूनिट मूव कर रही है, सब ऑफिसर साथ जा रहे हैं, मैस है, एक्टिविटी है,
तो इतना ज़्यादा फील नहीं होता। और वही बात है कि अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, आपने सुना होगा कि वो हल्का यारा तो अपरेशम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद मुँह में। तो जब नॉर्मल डे में इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम इंजॉय भी करते हैं उन चीज़ों को, इवन पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स को, तो इतना फील नहीं होता। आप नए सेटअप में जाते हैं तो वहाँ भी आप एडजस्ट हो जाते हैं, और फील करें तो फिर ज़ाहिर डेफिनेटली अगर कोई फील करने वाला होता है तो फिर उसको प्रॉब्लम होती है। सही सही। अच्छा कमांडर साहब, एक चीज़ है कि जैसे कि कल का मैंने हवाला दिया कि कल 13 अगस्त थी, तो 13 अगस्त के हवाले से जो है वो काफ़ी चीज़ें देखने में आई, सड़कों पर वही तूफ़ान बदतमीज़ी जो था। सही मानों में इस कौम को पता लगना चाहिए सर कि जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करने का मकसद क्या है और उसको सेलिब्रेट करने का तरीका क्या। देखें, ये तो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेशन होनी चाहिए, और मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिसीज़ हैं हमारी वो उसको नेशनल लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए। सही। ये छोटा इवेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा इवेंट है, और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क की हिस्ट्री का शायद सबसे बड़ा, क्योंकि आज़ादी मिलना इट्सेल्फ जो है ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये अल्लाह का बड़ा करम है हम पे, और फिर उसको हर साल सेलिब्रेट करना, तो ये एक बहुत मुनज़्ज़म तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो आपने जिस चीज़ का जिक्र किया तो उसकी बुनियादी वजह यही है ना कि करैक्टर बिल्डिंग नहीं है। सही। उस पर हमने तवज्जो नहीं दी है। हमें तो बेरब्त सारा निज़ाम ही बेरब्त नज़र आता है, तो उसमें फिर हमारी सेलिब्रेशंस भी बेरब्त हो जाती है। सही। तो जो देखें, जो पढ़ी लिखी अक़वाम हैं वो अपने जब सेलिब्रेशंस करती हैं तो बहुत महज़्ज़ब तरीके से वो कहीं कैंडल्स लगा रहे होते हैं, कहीं फूल लगा रहे होते हैं, बड़े तमीज़ से आके खड़े होते हैं, तराने पढ़ते हैं। तो इस तरह के मतलब है कि आजकल तो खैर स्कूल बंद हैं, नहीं तो जब स्कूल खुले थे तो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से हम, चूँकि मैं एजुकेशन से भी मेरा ताल्लुक़ है और स्टूडेंट्स भी हैं मेरे पास, तो स्कूलों में हम बहुत मुनज़्ज़म तरीके से 14 अगस्त मनाया करते थे। और 14 अगस्त का पता ही उस वक्त चलता है जब बच्चे जो है वो रंग बरंग ड्रेस में जो है वो सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा, बच्चों में सेलिब्रेशन का जज्बा ज़्यादा होता है बिल्कुल ज़्यादा होता है, और सब झंडियाँ लेके आते हैं और फ्लैग लेके आते हैं और बड़ा मज़ा, और फिर केक कटता है। ये तो कोरोना ने खैर हमें काफ़ी डिस्टर्ब किया है। ये पहली दफ़ा है मेरा ख्याल है मेरी लाइफ में कि उस तरह से सेलिब्रेट हम नहीं कर सके 14 अगस्त को, जो हम हर साल करते हैं। सही। तो अच्छा कर्नल साहब, आखिर में एक पैगाम दे दें फिर मैं आगे बढ़ूँगा 14 अगस्त के हवाले से, 73वें जश्न आज़ादी के हवाले से। 14 अगस्त के हवाले से मैं यही कहूँगा अपनी स्पेशली यंग जनरेशन के लिए, हमारे सीनियर्स को तो काफ़ी हद तक पता है कि बहुत ही मुश्किल और बहुत सारी कुर्बानियाँ देके पाकिस्तान लिया है हमने, इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान बना है। एक तो अपने इक़दार को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, सही, इस्लामी वैल्यूज़ को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, और हमें जो है पाकिस्तान से बेसिक हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए कि जितनी हम अपने एक भाई के लिए, बहन के लिए, अपने घर के लिए करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मोहब्बत हमारे दिल में पाकिस्तान के लिए होगी, तो तब जाके हम इसके लिए बेहतरी के लिए सोचेंगे। सही। और मटीरियलिस्टिक जो लोग होते हैं वो टेम्परेरी, मैंने उनकी सक्सेस देखी है। जो आप अपने दिल में कोई अपना मिशन रखें, कोई एम रखें और मटीरियलिस्टिक होकर ना सोचें, और सबसे बड़ी बात कि हेल्पिंग हो। सही। दाएं बाएं जहां भी देखें कि आप किसी को हेल्प की जरूरत है, जो आपकी कैपेसिटी है, जरूरी नहीं कि आप कोई बहुत अल्ट्रा रिच है या कुछ है कि आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, फिजिकली की भी अगर किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो ये चीजें हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग करेंगी, ये हमारी मॉरल वैल्यूज बढ़ाएंगी, यही एक दूसरे से प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगी। फिर ये तफरकाबाजी, ये फिरके, शिया, सुन्नी, बलोची, सिंधी, पंजाबी, ये चीजें खत्म होती। क्या बेहतरीन बात की है गन्ना साहब। मेरे साहब लास्ट कमेंट सर, क्या देना चाहेंगे 14 अगस्त के हवाले से इस कौम को, जो कौम कल सालाइन निकाल के बाइकें चला रही थी? देखिए, कौम के लिए तो कायदे आज़म ने बहुत अच्छा एक दिया हुआ है डायरेक्शन के, फेथ, यूनिटी, डिसिप्लिन, ये तो है ही। और बाकी आजकल की जनरेशन के लिए है तो वो ये है कि ऐसी ज़मीं और आसमां, इसके सिवा जाना कहाँ, चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कार, दिल दिल पाकिस्तान। चलें अब एक जरा मिली नगमा सुन लें। पहले तो मेरे साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कर्नल साहब आपका बहुत शुक्रिया,
कमांडर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब सही मानों में मुझे बड़ा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं नाम ले रहा हूं, मेजर भी बैठे हुए हैं, कर्नल भी मौजूद हैं, कमांडर साहब भी मौजूद हैं और मैं आज उनकी मेजबानी कर रहा हूं। मुझे ये शरफ अपने मुल्क में हासिल हुआ है। एक मिली नगमा सुनेंगे और मिली नगमे के साथ ही जो है वो प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। और सही मानों में आ जाइए जी, आप भी आइए। 14 अगस्त मनाएं, दिल खोलकर मनाएं। 73वां जश्न आजादी है और ये 73वां जश्न आजादी सही मानों में इस सल्तनत पाकिस्तान को ऐसे हजारों लाखों जश्न आजादी अल्लाह ताला नसीब करेगा। और सही मानों में जो कुव्वतें दुनिया भर में इस सल्तनत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पर मैली आंख से देख रही हैं, अपनी आंखें दुरुस्त कर लें और आंकड़े साफ कर लें, वरना सही मानों में जो जवान जागे हुए हैं वो दूसरों को सुलाने में बिल्कुल कसर नहीं छोड़ेंगे। और सही मानों में इसका मुजाहिरा अगर आपको नहीं देखना तो फिर अच्छी बात है, अगर देखना है तो भारत से पूछ लीजिए, काफी जगह पर कॉफिन्स कम पड़ जाते हैं जब हमारे लोग परफॉर्म करते हैं बॉर्डर्स पे। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ हो, सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं।